आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। अच्छा, तो लास्ट क्लास में क्या क्या हमने पढ़ा हुआ था? सर हमने छोड़ा था हाँ हमने छोड़ा था, क्या कहते हैं, गैमेट, आपको तीनों प्रोसेसेस समझानी थी अब, गैमेटिक दोनों, गैमेटिक मियोसिस और साइगोटिक मियोसिस। अच्छा, ओके, राइट, आई गॉट इट। तो रिप्रोडक्शन का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था, है ना? सो ओके, देयर इज समवन न्यू, फरहीन। सो फरहीन, मैं आपको तब तक बता देता हूँ कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटिस्टा। तो मोनेरा में पढ़ा चुका हूँ, बाकी जो रह गया वो हम लोग बैकअप क्लास में लेंगे, जो नए बच्चे आएंगे। ठीक है, तो भाई सब लोग म्यूट कर दीजिए, अपने माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास काफी डिस्टरबेंस आ रहा है। और जब आपको क्वेश्चन पूछना हो, हेलो सौम्या, बोर्ड क्लियर दिख रहा है सबको? सब क्लियर दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है, ठीक है। और पूरा बोर्ड दिख रहा है वो, है ना? हाँ सर, अब सही है। ग्रेट, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाई किसी का माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज आप उसको ऑफ कर बंद करो यार दीजिए। अपने माइक्रोफोन, जिन्होंने ऑन कर रखे प्लीज हैं। प्लीज प्लीज, जिसका भी माइक्रोफोन ऑन है, बहुत बच्चों का शोर आ रहा है। अच्छा, बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है। ये RMX कौन है? इसका माइक्रोफोन ऑन है। RMX 1825 प्लीज। हाँ, थैंक यू। ठीक है, ठीक ठीक। अरे कुछ लोग तो गुस्से में आ जाते हैं तुरंत। ठीक है, इतनी जल्दी भाई टेंशन मत लिया करो। तो देखो, मैं आपको बताने वाला था जाइगोटिक मियोसिस क्या होती है और गैमेटिक मियोसिस क्या होती है। लुक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं आपको बताने वाला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका हम आप पढ़ रहे थे, हम आप बात कर रहे थे प्रोटिस्टेंस की। तो प्रोटिस्टा में मैं आपको बता चुका था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फिजन होता है, मल्टीपल फिजन होता है ना? ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने टाइप थे वो मैंने आपके साथ मिलकर के डिस्कस किए हुए थे। प्लाज्मोटोमी भी मैंने आपके साथ मिलकर डिस्कस किया हुआ था। अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्रोटेस्टेंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है, ठीक है? तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है गैमेटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस, ठीक है? और दूसरा होता है जाइगोटिक मियोसिस, ठीक? अब देखो, गैमेटिक मियोसिस और जाइगोटिक मियोसिस दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा गैमेटिक मियोसिस, हम लोग समझते हैं। अच्छा, दिस इज फर्स्ट क्लास। एक मिनट, कुछ लोग हैं जिनकी फर्स्ट क्लास है। ओके, रहीब, फाइन। अच्छा रहीब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे प्रोटिस्टा, ठीक है ना? तो जो देखो, जिन लोगों की फर्स्ट क्लास है, जैसे रहीब जिन्होंने अभी मैसेज किया, इनकी फर्स्ट क्लास थी, और फरहीन की फर्स्ट क्लास है, और अब्दुल्ला, ठीक है, आपकी भी फर्स्ट क्लास है ना? कई सारे लोग इसमें मुझे दिख रहे हैं जिनकी फर्स्ट क्लास है, बाकी लोग ठीक है। ओके, अच्छा, कुछ और हैं भाई साहब, कुछ लोग और हैं, लेट मी चेक। हाँ अब्दुल्ला, राइट राइट, इट्स योर फर्स्ट क्लास एज वेल। तो देखो, जिन लोगों की फर्स्ट क्लास है उनको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, 2 मिनट में, है ना, जल्दी से। और आपको जहां पर भी ना समझ में आए और
मैत्री ठीक है। तो जहां पर आप लोगों को ना समझ में आए वहां पर आप फ्रेंकली बिल्कुल से एकदम मैसेज करके क्वेश्चन करें, ठीक है। इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि जिन लोगों की फर्स्ट क्लास है उनको लिए ये बता दूं कि मैं पढ़ा क्या चुका हूं। मैं क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा चुका हूं, क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। पहला चैप्टर जो थोड़ा सा था वो सबके साथ ही पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर नहीं, सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। उसके बाद फिर मैं पढ़ा चुका हूं इसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी पढ़ा चुका हूं, 5 किंगडम पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। 5 किंगडम के साथ में फिर मैं पढ़ा चुका हूं मोनेरा पढ़ा चुका हूं, ठीक है। मोनेरा इसमें प्रॉपर बैक्टीरिया पूरा मोनेरा किंगडम पढ़ चुके हैं हम लोग। और फिर मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो प्रोटिस्टा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। इस प्रोटिस्टा वाले तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में मोनेरा में कंप्लीटली पढ़ा चुका हूँ, बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एलगी एंड ऑल दैट, ये कंप्लीटली मैं कवर कर चुका हूँ। उसके साथ में अब मैं पढ़ा रहा हूँ प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के जनरल फीचर जो होते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। जनरल फीचर में एक लास्ट पॉइंट रह रहा था, वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। और इसके बाद प्रोटिस्टा कितने टाइप के होते हैं और उनके क्या क्या कौन कौन सी कैटेगरी के प्रोटिस्टा होते हैं वो सब मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो जिन लोगों का ये सेक्शन जो रह चुका है, ठीक है ना, जो लोग नए हैं जिनकी फर्स्ट क्लास है, ऑब्वियसली उनका ये सेक्शन रह गया है, तो उनका ये सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। ये सेक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा सेपरेटली। तो इसके लिए बैकअप क्लास होगी, बैकअप क्लास अरेंज होगी। तो बैकअप क्लास के लिए आपको मैसेज आएगा, ठीक है, इंस्टीट्यूट से, और वो प्लान करेंगे बैकअप क्लास। और बैकअप क्लास में जो छूट गया है उसको मैं बताऊंगा और बाकी के भी जो कंफ्यूजन होंगे उनको हम लोग क्लियर करेंगे, राइट। तब तक के लिए इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे पूरे इस बैच के साथ में, और जो रह रहा है उसके लिए अलग, ठीक है ना। ओके, तो बाकी लोग एकदम से बिल्कुल आपस में बात करना बंद करेंगे, ठीक है। सुन रहे हैं सब लोग? और होप सबको मेरी आवाज आ रही होगी, है ना। तो सब लोगों को आवाज आ रही होगी क्लियर एकदम, है ना, ठीक है। तो बाकी लोग आपस में बात करना बंद करें। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसके आगे से। तो बाकी जो हमारे नए बच्चे हैं, ठीक है, सबका स्वागत है। यू ऑल आर वेलकम इन आवर क्लास। और इसके साथ में ये हम लोग बैकअप क्लास में करेंगे, तब तक हम लोग ये करते हैं। तो प्रोटिस्टा का मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था। मेरे हिसाब से नए बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, और अगर आपको कहीं पे ना समझ में आए तो फ्रैंकली पूछ सकते हैं, ठीक। तो हम लोग बात कर रहे थे गैमेटिक मियोसिस की। देखो सिंपल बात से ही समझ में आता है कि जहां पर गैमीट्स की मियोसिस हो उसको हम गैमेटिक मियोसिस कहते हैं, ठीक है ना। तो गैमेटिक मियोसिस में ये उनके अंदर होती है जो डिप्लॉइड प्रोटिस्टेंस होते हैं। तो डिप्लॉइड प्रोटिस्टेंस में उनमें होता क्या है कि सबसे पहले किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो दो गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स जो बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो ये 2n है, 2n। डिप्लॉइड सेल में रिडक्शन डिवीजन होगा। रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस। लास्ट क्लास में मैंने आपको मियोसिस भी बता दिया था। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, एक डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। ये हमारी एक हैप्लॉइड सेल है, ठीक है, एन। तो यहां पर ये गैमीट बन गए। इसके बाद तो देखो यहां पर मियोसिस कहां हुई, गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस हुई, इसीलिए इसको हम गैमेटिक मियोसिस कहते हैं। दोनों गैमीट जाते हैं फर्दर। अब देखिए दोनों गैमीट आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो गैमीट के फ्यूजन में, अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी दो सेल फ्यूज होती हैं या दो गैमीट मेनली फ्यूज होते हैं, जब भी दो सेल्स फ्यूज होती हैं या गैमीट फ्यूज होती हैं, तो पहले उनका न्यूक्लियस फ्यूज होता है। तो न्यूक्लियस फ्यूज होने को हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। तो पहले इन दोनों कैरियोकाइनेसिस, तो पहले इन दोनों गैमीट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो फ्यूज होगा। उसके बाद दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा। तो कैरियोकाइनेसिस नहीं बोलेंगे, कैरियोगैमी बोलेंगे। तो पहले बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैरियोगैमी, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज होता है। और उसके बाद प्लाज्मोगैमी, दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है। तो दोनों न्यूक्लियस हैप्लॉइड डिप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज होकर के यहां पर एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती है। मतलब अभी 2n सेल बन गई, जिसको हमने कहा जाइगोट। अब क्या होता है, जाइगोट में किसी भी तरह की मियोसिस नहीं होगी। जाइगोट डिवाइड करेगा, और जाइगोट डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा,
यहाँ पे माइटोसिस होगी, तो माइटोसिस के थ्रू डिवीजन करेगा और डिवाइड करके फिर से यंग ऑर्गेनिज्म और यंग प्रोटिस्टम्स का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है ना? तो ये प्रोसेस जो है, जो लाइफ साइकिल की प्रोसेस थी, ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस। नोट कर लो। तो यहां पर मियोसिस कब हो रही? गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस हो रही है। ठीक है, नोट करिए। क्या हुआ? ब्लर है, सीन ब्लर है। हाँ बताओ आमना, क्या डाउट है? सर आप मुस्कान? हेलो हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर, आपने कहा कि पहले न्यूक्लियस फ्यूज करता है, उसके बाद जो है उनकी प्लाज्मा, सारा प्लाज्मा फ्यूज करता है। लेकिन सर ऐसे कैसे हो सकता है? न्यूक्लियस तो अंदर है, पहले वो कैसे फ्यूज करता है? एक्चुअली क्या होता है कि पहले सेल वॉल मिलती है ना? सेल वॉल होने के बाद न्यूक्लियस आ जाती है। कंप्लीटली प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन नहीं हो पाता। ठीक है, पहले न्यूक्लियस साथ में आ जाती है, पूरी का पूरा न्यूक्लियस फ्यूज जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दोनों का दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद पूरा प्रोटोप्लाज्म आपस में इंटरमिक्स हो जाता है। दैट्स हाउ इट टेक्स प्लेस। सर एक ठीक बार है, कर दीजिए प्लीज, वो कुछ ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो होता क्या है, समझना मेरी बात को। हालांकि यहाँ पर ये उसका उल्टा होगा, लेकिन अभी कंफ्यूजन नहीं करते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस है कैरियोगेमी की, कैरियोकाइनेसिस की, प्लाज्मोगेमी की और प्लाज्मोकाइनेसिस की, ये जो दोनों प्रोसेस है, ये हम लोग सेल बायोलॉजी वाला हमारा एक चैप्टर है। सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर में सेल साइकिल करके आपके सिलेबस में चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हमको सेल साइकिल के फेजेस भी पढ़ना है। तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? और उसके साथ में सेल के बारे में जितनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे कैसे होती है। तब तक के लिए आप इतना जान लीजिए, होता क्या है कि दो डिप्लॉयड सेल हैं, है ना? ये यंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक यंग प्रोटिस्टन्स है। इन प्रोटिस्टन्स के अंदर पहले मियोसिस होती है। तो अभी क्या है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब डिप्लॉयड होते हैं तो इनमें रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन का मतलब होता है मियोसिस। तो यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस होती है, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस होने के बाद अब इसमें क्या होता है, दो गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। दोनों गैमीट आपस में आकर के फ्यूज हो जाते हैं। इनकी न्यूक्लियस फ्यूज होती है, इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, और फ्यूजन के बाद एक नई सेल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है ना? जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। जाइगोट बनने के बाद ये फिर से जाइगोट डिवाइड करता है, और भी कई सारे सेल में डिवाइड करता है। ये डिवाइड करता है माइटोसिस में। तो माइटोसिस में क्या होता है, एक डिप्लॉयड सेल दूसरे डिप्लॉयड सेल में ही डिवाइड होती है। तो डिवाइड करके फिर से प्रोटिस्टन्स का फॉर्मेशन कर देता है। इस तरह की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लाइफ साइकिल प्रोटिस्टा में पाई जाती है, उस लाइफ साइकिल को हम लोग गैमेटिक मियोसिस वाली लाइफ साइकिल बोलते हैं, गैमेटिक मियोसिस कहते हैं। ठीक है ना? और किसी को डाउट? यस सर। ठीक है, सर, नोट कर लिया सबने? कैरियोगैमी और कैरियोकाइनेसिस में कोई डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है बेटा, दोनों उल्टा है। देखो मैं दोनों, देखो सबसे बढ़िया तरीका है बायोलॉजी में ब्रेक करके पढ़ो, है ना? बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ क्या है कि इसके साथ दिक्कत क्या है कि दोनों का ओरिजिन हुआ यूरोप में, और वहां पर क्या है, लैंग्वेज थी लैटिन। तो ये जितना भी लिखा गया है, या तो ये ग्रीक में लिखा गया या लैटिन में लिखा गया। ये जितने सारे हम वर्ड पढ़ते हैं ना, ये सब ग्रीक वर्ड, दे आर नॉट इंग्लिश वर्ड। इसलिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री लोगों को थोड़ी सी टफ लगती है। फिजिक्स लोगों को इजी लगती है, क्योंकि फिजिक्स का पूरा डेवलपमेंट इंग्लैंड में हुआ, यूके में हुआ, या फिर कुछ यूरोपियन कंट्रीज में हुआ, जहां पर इंग्लिश बहुत बोली जाती थी। तो जो फिजिक्स लिखा है वो लिखा है इंग्लिश में। तो बायोलॉजी का सबसे बढ़िया तरीका होता है इसको ब्रेक किया जाए। देखो अगर मैं बोलूं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, तो मैंने आपको बताया था कि कैरियो वर्ड का मतलब होता है, क्या होता है, जैसे यूकैरियोट प्रोकैरियोट जो मैंने आपको बताया था, तो मैंने बोला था कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, है ना? और काइनेसिस का मतलब होता है ब्रेक होना। ठीक है? तो न्यूक्लियस के ब्रेक होने का मतलब होता है कैरियोकाइनेसिस। और अगर यहीं पर होता क्या, इसका मतलब सीधे सीधे इसका ये मतलब है कि कैरियो की काइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का ब्रेक होना। तो एक न्यूक्लियस दो में ब्रेक हो रही है। दूसरा क्या है, कैरियोगैमी आपने पूछा है ना, तो हम इस वर्ड को भी तोड़ लेते हैं, कैरियोगैमी। देखो कैरियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस, और गैमी वर्ड का मतलब होता है मैरिज। ठीक है? मैरिज। ठीक है? मैरिज मतलब दोनों का मिल जाना, राइट? तो यहां पर इसका मतलब होता है कि दो न्यूक्लियस आपस में मिल रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियस का ब्रेक होना, और कैरियोगैमी का मतलब न्यूक्लियस का मिल जाना, राइट? तो दोनों अलग अलग चीजें। तो जब दो सेल फ्यूज होती हैं तो कैरियोगैमी होती है, और जब एक सेल ब्रेक होती है दो में तो कैरियोकाइनेसिस होती है। ठीक है?
यस सर। राइट, तो सबने नोट कर लिया। अब जाइगोटिक मियोसिस पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखो जाइगोटिक मियोसिस क्या होती है। कई बार क्या होता है, अभी हम लोग एल्गी में भी पढ़ेंगे, कुछ सेल्स ही फ्यूज हो जाती हैं आपस में, है ना। तो कई बार क्या होता है, वो सेल हैप्लॉइड होती हैं, है? या मतलब ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होता है। तो कुछ ऐसे प्रोटिस्टेंट्स हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन से प्रोटिस्टेंट हैं जो डिप्लॉइड होते हैं या हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होता है वो फ्यूज हो जाता है, ठीक है। ऐसा होता है, स्लाइम मोल्ड में भी होता है, ठीक है। तो देखो क्या है, कुछ प्रोटिस्टेंट्स ऐसे होते हैं, ये यंग प्रोटिस्टेंट्स हैं, है ना, दे आर यंग मैच्योर प्रोटिस्टेंट्स, ठीक। सो ये प्रोटिस्टेंट्स सेल है ना, ये प्रोटिस्टेंट सेल है। प्रोटिस्टा की ये सेल है, ये दोनों हैप्लॉइड हैं, ठीक है ना। दे आर यंग ऑर्गेनिज्म, यंग ऑर्गेनिज्म। तो ये यंग ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टेंट्स हैं, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, है ना, दोनों आपस में मिल जाते हैं। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वही प्रोटोप्लाज्म भी फ्यूज होता है और न्यूक्लियस भी होती है, दोनों मिल करके एक डिप्लॉइड सेल का। तो दो हैप्लॉइड सेल थी, दोनों मिल करके एक डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करते हैं, इसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब जाइगोट बन गया, लेकिन जाइगोट तो डिप्लॉइड है, लेकिन इसका जो मेन ऑर्गेनिज्म है, मेन प्रोटिस्टन है, वो तो हैप्लॉइड है। अब होगा क्या, देखो अभी पहले क्या होती, पहले वाली लाइफ साइकिल में मियोसिस कहां पे होती, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, ऑर्गेनिज्म से जब गैमीट बन रहा था। लेकिन यहां पर अब मियोसिस यहां पे रिडक्शन डिवीजन यहां पे होगा, तो यहां पे रिडक्शन डिवीजन होगा, मतलब मियोसिस होगी, मतलब कि एक डिप्लॉइड सेल कई सारी हैप्लॉइड सेल में ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, ये हैप्लॉइड सेल का एन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म फिर मैच्योर हो जाएंगे और लाइफ साइकिल ऐसे चलेगी। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन ऑर्गेनिज्म में होता है, जिन प्रोटिस्टेंस में होता है, उस लाइफ साइकिल को हम लोग जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें मियोसिस जाइगोट में हो। क्लियर है। तो गैमेटिक मियोसिस में है, जिन लाइफ साइकिल में गैमेटिक मियोसिस होती है, उनमें रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होता है। लेकिन जिनमें जाइगोटिक मियोसिस वाली लाइफ साइकिल फॉलो होती है, उनमें रिडक्शन डिवीजन जाइगोट में होता है। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? सबको समझ आया? यस सर। अब्दुल्ला समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं, ये बताओ पहले। अब्दुल्ला रहमानी, फरहीन, यस सर। आप बताओ बेटा। ओके, समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है ना। थोड़ा टाइम लगेगा उसको सर शॉर्ट में रिपीट कर दो। एक्लेमेटाइजेशन, है ना। और खुदा समझ में आ रहा है बेटा? खापसेल कुछ बोल रहा है, मेन बॉडी, हाँ बेटा खापसेल मेन बॉडी हैप्लॉइड होगा। खुदा समझ आ रहा है? यस सर। अच्छा वेरी गुड। अब्जुर, अच्छा अब्जुर, ठीक है अब्जुर, रिपीट करता हूँ मैं एक बार, फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है बेटा, ओके मैत्री, गुड मैत्री, ठीक है। आज अभी मैत्री आज क्वेश्चन बताने तुम्हें कुछ, और देवांशी ऑल वेल? अच्छा, नेट स्लो चल रहा है आपके एंड पे। अच्छा रहेब, आई डिड यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, मैं फिर से एक बार ही समझाता हूँ। चलो, हैप्लॉइड डिप्लॉइड बॉडी में कौन ज्यादा इवॉल्व है? ऑब्वियसली इट्स डिप्लॉइड, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा है, मतलब कि ज्यादा इवॉल्व है। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ। देखो प्रोटिस्टेंस मतलब कि आपके दिमाग में, आप अपने दिमाग पे जब भी मैं प्रोटिस्टा वर्ड बोलूं समझना अमीबा। अमीबा प्रोटिस्टा का एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। आमना ने कोई क्वेश्चन पूछा, देखते आमना क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई आप? सर मतलब ऑर्गेनिज्म खाली हैप्लॉइड भी होता है? हाँ वही आमना कह रहा था कि ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड भी होता है ना। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा स्लाइम मोल्ड। तो स्लाइम मोल्ड क्या होता है, ये थोड़ा सा एक तरह से प्रोटोजोआ और फंगस के बीच का एक ऑर्गेनिज्म है, दोनों का मिक्स ऑर्गेनिज्म है। तो उसमें दो तरह के स्लाइम मोल्ड पाए जाते हैं। एक वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। दूसरे वो होते हैं, और दिखते वो अमीबा की तरह ही हैं, दूसरे वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिंगल होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, एक ही पेयर पाया जाता है क्रोमोसोम का। तो ऑर्गेनिज्म फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है, ठीक है ना। और पॉलीप्लॉइड भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे क्रोमोसोम भी हो सकते हैं, ठीक है।
में से जो लोग लेह से होंगे, लद्दाख से होंगे, जम्मू कश्मीर से होंगे, वहां पर कई सारे फर्न पाए जाते हैं जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1466 एन भी पाए जाते हैं। कितने भी क्रोमोसोम के पेयर पाए जाते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, वहां पे कई सारे ऐसे फर्न भी है। ठीक, तो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों हो सकता है। तो मैं ये बता रहा था कि जब ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, वेलकम आमना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म दो तरह से कर सकता है। मतलब जो प्रोटिस्टा के ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है ये दो तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जिनको नहीं समझ में आया प्लीज फिर से ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिए यहाँ पे। देखिए मैंने बोला कि प्रोटिस्टा का एक एग्जांपल है अमीबा, ठीक है ना। तो जितने भी प्रोटिस्टा के, जितने भी इस किंगडम के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो दो तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब दो तरह से कैसे? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड है 2n है, वो कैसे करेंगे? गैमेटिक मियोसिस के थ्रू करेंगे। और दूसरे वो जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, वो कैसे करेंगे? जाइगोटिक मियोसिस के थ्रू करेंगे। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं जाइगोटिक मियोसिस। तो जाइगोटिक मियोसिस में मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके शरीर में, जिनकी बॉडी में सिर्फ क्रोमोसोम का एक ही सेट पाया जाता है, वो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, मतलब जाइगोटिक मियोसिस से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। जाइगोटिक मियोसिस में क्या होता है? दो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, दो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म आपस में पास पास आएंगे। ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म आपस में फ्यूज हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। जब ये फ्यूज हो जाएंगे तो फ्यूज होने के बाद ये क्या करेंगे? जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। तो ये दोनों फ्यूज होकर के, तो ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है और ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, दोनों की सेल आपस में मिल गई, एक दूसरे से फ्यूज हो गई। फ्यूज होकर के इन्होंने एक सेल बना ली, दो सेल मिलकर के एक सेल में कन्वर्ट हो गए। इस सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड हो गए, मतलब 2n हो गए, एक इसका क्रोमोसोम एक इसका सेट, दोनों का सेट मिलकर के डिप्लॉयड हो गया। अब क्या हुआ? इसको हम लोग, इस सेल को जाइगोट कहते हैं। अब इस जाइगोट के अंदर डिवीजन होगा, ये जाइगोट 1 से 2 में डिवाइड होगा। ये जाइगोट जब 1 से 2 में डिवाइड होगा तो इसमें जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये इस तरह से हम लोग डिवीजन को क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस वो डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। तो इनके अंदर मियोसिस हुई कहां पे? इनके अंदर मियोसिस जाइगोट पे हुई, और जाइगोट पे मियोसिस होने से नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो गए। तो इन्होंने क्या किया? दो हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये हैप्लॉइड सेल फिर से ग्रो हो गए और ग्रो होकर के फिर से इस तरह की सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। इस तरह की लाइफ साइकिल ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसे मतलब प्रोटिस्टा, ऐसे प्रोटिस्टा जो कि इस तरह की लाइफ साइकिल करते हैं। इस तरह की लाइफ साइकिल का क्या मतलब हुआ? जिनमें जाइगोट के अंदर मियोसिस होती है, इस तरह की लाइफ साइकिल को हम कहते हैं क्या है? इस लाइफ साइकिल को हम कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस। इसे हम कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। तो ये था जाइगोटिक मियोसिस। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं? जिन लोगों को नहीं समझ में आया था, किसको नहीं समझ में आया था? रहीब, समझ आया कि नहीं आया? ये बताओ बेटा। रहीब, इज इट क्लियर टू यू? बोलो बेटा, समझ में आया? और किसी को ना समझ में आया हो, कहीं डाउट हो, अभी पूछिए। अच्छा, इनमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट कौन सा है? देखो नहीं मैत्री, ये दोनों में अगर ऑब्वियसली नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा डिप्लॉयड ही होते हैं मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में। तो अगर आप ये बोलोगे कि सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाएगा, तो सबसे ज्यादा वाला तो यही होगा, लेकिन कुछ के अंदर ऐसा होगा जो हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड डिप्लॉयड है। क्लियर है भाई? सबको समझ में आ गया? प्लीज मैसेज कीजिए। हाँ, सबसे ज्यादा वाला ऑब्वियसली ये वाला गैमेटिक मियोसिस होगी, हमारे के अंदर भी यही होता है। हाँ, अच्छा, खापसेल ने कुछ पूछा। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सबको समझ में आ गया, ठीक है। नए लोगों को समझ में आया भाई? ओके, आमना क्लियर, देवांशी क्लियर। खापसेल, जाइगोट बनने के बाद तुरंत बाद मियोसिस हो गया। हाँ, अच्छा, इमा समझ में आ गया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मुस्कान, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, सबको समझ में आ गया, ठीक है। नए बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। नए लोग हमेशा प्लीज मैसेज करते हैं, मैं पूछूं, क्योंकि हमारे पुराने लोगों को मैं जान चुका हूं और वो मुझे जान चुके हैं, तो मैं इनके सारे से समझ जाता हूं। आप लोग भी बताते रहें प्लीज, ठीक है। ग्रेट, अच्छा चलो ठीक है। अब इसका मतलब आगे चलते, मूव करते हैं, ठीक है। तो ये तो था लास्ट वाला जो हमारा जनरल फीचर रह गया था। तो ये जितने सारे थे ये थे जनरल फीचर, ठीक है। खापसेल कुछ पूछना चाहते हो क्या?
कुछ पूछना चाहते हो खापसेल तो पूछ लो, फिर इसके बाद मैं आगे मूव करता हूं। अब देखो दूसरी चीज मैं आपको ये बता रहा था नेक्स्ट, कि लास्ट क्लास में हालांकि मैं आपको हिंट दे चुका था कि प्रोटिस्टा जो होते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो पूरे प्रोटिस्टा के सर किंगडम किसी को ने क्वेश्चन अभी तक हम पूछा बात है। कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी पलट के देखता हूँ स्क्रीन पे। हाफसेल कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। हर एक हाफसेल, रुको रुको भाई। सर चैट में देखिए। हाँ चैट चैट पे देख रहा हूँ। खापसेल क्वेश्चन बनाना, उसका क्वेश्चन था जाइगोट बनने के बाद मियोसिस तुरंत बाद होता है। बड़े बताया तो था खापसेल, तुमने सुना नहीं। जाइगोट बनने के बाद तुरंत मियोसिस नहीं होता, जाइगोट पहले बनेगा, उसके बाद क्या होगा। एक बात याद रखना, मेरी बात को ध्यान से दे समझना, हमेशा जब भी कोई सेल डिवाइड करेगी तो डिवीजन के पहले वो अपने आप को तैयार करती है। तैयार कैसे करती है? अपने लिए ढेर सारा फूड इकट्ठा कर लेती है और अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर कर लेती है। उसके बाद फिर वो क्या करती है, डिवाइड हो गया। फ्रीज हो गया क्या मैं? एम आई फ्रीज? जैसे यार वाईफाई तो मेरा सही चल रहा है। हेलो एवरीवन, दिख रहा हूं अभी सबको? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही होगा। हाँ ऑब्वियसली हैप्लॉइड चाहे डिप्लॉइड दोनों ही खापसेल। मतलब कितना टाइम टाइम ऐसा कैलकुलेटेड नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में देखो, हर ऑर्गेनिज्म का अपना जो टाइम पीरियड होता है ना, वो हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना टाइम पीरियड जो है वो डिफरेंट है। देखो मेरी बात को समझो, अभी क्या है, हम आप भी मैमल हैं और एलिफेंट भी मैमल है, राइनोसोरस भी मैमल है। हमारे आपके यहाँ क्या होता है, जस्टेशन जो पीरियड होता है वो 9 मंथ का है, ठीक है ना। लेकिन राइनोसोरस में और एलिफेंट में 18 मंथ का होता है, ठीक है ना। और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनमें जस्टेशन पीरियड और कम होता है। तो ये हर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, ये डिपेंड करता है कि कौन ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल कितनी ज्यादा है। जिनकी लाइफ साइकिल ज्यादा टाइम की होगी उनके अंदर ज्यादा टाइम पे होगा, ठीक है। हेलो हाँ सर, हाँ बोलो बेटा। जो ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन में बाद में आया था उनमें ज्यादा टाइम लगेगा ना शायद, क्योंकि ऑब्वियसली ऑटोजेनी बिल्कुल, जो ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन में बाद में आया था उनमें ज्यादा टाइम लगेगा, जो ऑर्गेनिज्म पहले आए थे उनमें कम लगेगा। अब ये मत कहना कि हाथी बाद में आया हम पहले आए, ऐसा नहीं है। एलिफेंट पहले आए हम बाद में आए। मैं समझ रहा था तुम क्या पूछोगे मेरे सर आपने कहा था ना कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रिकैपिचुलेट्स एवोल्यूशनरी पीस सर। राइट, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही तुमने कैलकुलेट किया, ठीक है ना। तो अगर हम इन जनरल इन टोटल देखें तो जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा बाद में आया उनकी लाइफ साइकिल ज्यादा बड़ी होगी, उनमें डेवलपमेंट में ज्यादा टाइम लगेगा। जो पहले आए उनमें कम लगेगा। एक और बात है, जो ऑर्गेनिज्म साइज में छोटे होते हैं उनमें भी उनकी भी लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है। जो ऑर्गेनिज्म साइज में बड़े होते हैं उनकी लाइफ साइकिल बड़ी होती है। एक और बात, जिन ऑर्गेनिज्म का रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा होता है उनकी लाइफ साइकिल शॉर्ट होगी, जिन ऑर्गेनिज्म का रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम होगा उनकी लाइफ साइकिल बड़ी होगी। ये आप इन जनरल कॉन्सेप्ट में कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि प्रोटिस्टा किंगडम है ना, तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोटिस्टा किंगडम। मैंने आपको प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स के जो जनरल फीचर होते हैं वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको, अच्छा मैत्री इसका फर्स्ट पॉइंट क्या था, रेस्पिरेशन के पहले। अच्छा रेस्पिरेशन के पहले मैं ये बता रहा था मैत्री की, जो ऑर्गेनिज्म जिनकी लाइफ साइकिल ज्यादा मतलब जो ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन में बाद में आए, ठीक है ना, उनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, ज्यादा लंबी होगी। जो ऑर्गेनिज्म छोटे होते हैं ना उनकी भी लाइफ साइकिल कम होगी नॉर्मली। मतलब कि अमीबा की लाइफ साइकिल छोटी होगी, एल्गी की लाइफ साइकिल छोटी होगी, ठीक है ना। जो ऑर्गेनिज्म बड़े होते हैं, रेप्टाइल्स की लाइफ साइकिल ज्यादा बड़ी होगी, है ना। तो जो ऑर्गेनिज्म बड़े होते हैं, मैक्रो होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल ज्यादा बड़ी होगी। जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ साइकिल भी शॉर्ट होती है। इन जनरल हम ये बात कह सकते हैं, ठीक है। बर्ड्स में बर्ड्स में रेस्पिरेशन ज्यादा था ना सर, तो फिर उनका लाइफ साइकिल कम हो जाता, इसलिए उनकी लाइफ साइकिल कम होती है, बर्ड्स का, रैट का, ठीक है। देखो अब मैंने आपको बताया था कि प्रोटिस्टा में सबसे पहले प्रोटिस्टा कौन आते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटो सिंथेटिक प्रोटिस्टन्स। तो ऐसे प्रोटिस्टन्स है ना,
ऐसे प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस की कैपेबिलिटी पाई जाती है, मतलब वो अपना खुद का खाना बना सकते हैं, खुद का फूड बना सकते हैं। इसमें अब ये आपके बुक में भी दिया होगा, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले आते हैं कौन कौन आते हैं भाई, बता सकता है कोई? कौन आते हैं सबसे पहले? कौन कौन आते हैं? यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड का मतलब क्या होता है? क्राइसोफाइट और डायनोफ्लैजेलाइट। अरे बहुत बढ़िया, डायनोफ्लैजेलेट्स और एक और बता दो। डायनोफ्लैजेलेट्स और क्रिस्टोफाइट। क्राइसोफाइट। हाँ क्राइसोफाइट, ठीक है। तो देखो, तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन्स में ऐसे प्रोटिस्टा जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उनमें से सबसे पहले आते हैं यूग्लिनॉइड, मतलब उनके एग्जांपल है यूग्लिना, डायनोफ्लैजेलेट है ना, और क्राइसोफाइट, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे डायनोफ्लैजेलेट और क्राइसोफाइट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ओके। अब दूसरे नंबर पर आते हैं, इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे आते हैं सैप्रोफिटिक होलोजोइक, ठीक है ना। सैप्रोफिटिक और होलोजोइक प्रोटिस्टम्स, ऐसे प्रोटिस्टा जो होलोजोइक हो, मतलब या तो फूड को इनगल्फ कर लेते हो और या सैप्रोफिटिक हो, ठीक है ना। चेक नहीं करो इधर, एकदम बोर्ड पे 100% फोकस रहो, बिल्कुल ठीक है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। इसमें से सैप्रोफिटिक और होलोजोइक में कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं भाई लोगों स्लाइम मोल्ड, ठीक है ना, दे आर यूनिक काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसके बाद तीसरे नंबर पर कौन आते हैं? अपने सबसे फेवरेट वाले, कौन से? प्रोटोजोन्स। हाँ प्रोटोजोन्स, ठीक है ना। प्रोटोजोन्स में ये कई सारे आते हैं, अमीबा इसी में आता है, पैरामीशियम इसी में आता है ना, ये अमीबा और पैरामीशियम इसी में आते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रोटिस्टा को तीन अलग अलग कैटेगरी में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे फोटोसिंथेटिक, फिर आते हैं सैप्रोफाइट या होलोजोइक, और उसके बाद आते हैं प्रोटोजोन्स, ठीक है। नोट कर लिया? यस सर। प्रोटोजोन्स में लिख लो, अमीबा, पैरामीशियम, है ना, ये सब आते हैं। अच्छा नहीं, नोट करो बेटा। ये तो आपने पहली बार लिखा है, हम ना क्लास में मैंने बताया था, मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। सर वही तो मैं कह रही हूँ, पहली बार लिखा आया है। अच्छा ठीक है, अच्छा नोट कर लिया सबने? ठीक है, माइक्रोफोन प्लीज सब लोग ऑफ रखो, जब आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप प्लीज ऑन करिएगा। ठीक है, सबने नोट कर लिया है ना? चलो खापसेल रुक जाओ बेटा, अब थोड़ा पढ़ लो, है ना, फिर क्वेश्चन पूछना। पहले यूग्लिनॉइड, पहले मुझे क्वेश्चन पूछने दो। ठीक, स्टार्ट किया जाए। सबने नोट कर लिया? फरीन समझ में आया? यस सर। ओके बेटा, ग्रेट। अब ना देगा ईमा, कॉस्डोल समझ आ रहा भाई? यस अब्जुर, तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा? अब्जुर, ठीक है, ओके ग्रेट। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग एक एक को कवर करेंगे। सबसे पहले फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टान, पहले हेडिंग डालिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन्स, ठीक है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन्स, प्लीज पहली हेडिंग डालिए, है ना, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन्स। अब देखो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन्स में मैं हालांकि यूग्लिना बता चुका था, फिर भी मैं आपको यूग्लिना से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि यूग्लिना हमारा रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म था प्रोटिस्टा का। तो सबसे पहले फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन्स में मैं आपको यूग्लिनॉइड्स पढ़ाता हूं, है ना।
यूग्लिनॉइड्स का जो मेंबर है वो है यूग्लिना, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस में। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस के नीचे लिखेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस आर दोज, photosynthetic protistans are those which have capability to make their own food, which have capability to make their own food with the help of, which have capability to make their own food with the help of photosynthesis process। अब देखो भाई, ठीक है, देखो सब लोग, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस है ना, ठीक है, ध्यान से सब लोग समझेंगे। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस मतलब वो अपना फूड बना सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि उन सब के अंदर एक पिगमेंट है जो कि लाइट को ट्रैप करने की कैपेसिटी रखता है, जिस पिगमेंट को हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है ना। कॉपी नहीं करना, नेट नहीं खोलना, जल्दी से मुझे आंसर देना है। तो प्रोटिस्टा सबसे ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये स्टार्टिंग में एवोल्यूशन में बहुत पहले आए होंगे, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। इनके अंदर कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है? यू हैव 3 सेकंड, प्लीज आंसर एवरीवन। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल। अच्छा, इतने सारे, जल्दी से मैत्री, आपसे वेरी क्विक। हाँ बताओ जल्दी, देवांशी, कॉस्डोल, अच्छा ईमा बताओ, आप ही बताओ ईमा। सौम्या तुम भी बोलो भाई। ठीक है, तो मैं ही बता देता हूं, खापसेल ने बिल्कुल सही बताया। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ठीक है, तो नोट करेंगे। इन जनरल दे हैव, ये नीट का क्वेश्चन है प्योर, इसी टाइप के नीट में क्वेश्चन पूछे आते हैं, ठीक है, एक टर्म्स को पकड़ते हैं। इन जनरल दे हैव क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, लेकिन एक्सेप्शन भी है। इन जनरल दे हैव क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, बट सर बफर कर रहा था, अभी सही है, अभी भी कर रहा है सर, रिपीट कर दो। अभी भी कर रहा है, सबको कर रहा है, बफर कर रहा है। नहीं सर, उसका नेट स्लो है। अच्छा, नेट स्लो होगा, ओके, रिपीट कर दो। ठीक है, हाँ मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है ना। इन जनरल प्रोटिस्टेंस हैव chlorophyll A and chlorophyll C. In general, protistans have chlorophyll A and chlorophyll C, but Euglena is exception. It have chlorophyll B. Euglena is exception. It have chlorophyll B, which is found in developed plant and angiosperms। आप पहली हेडिंग डालेंगे angiosperms, developed plant and which is found in developed plant and angiosperm की हेडिंग डालेंगे, है ना, ए। अब इसमें सबसे पहले प्रोटिस्टेंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूग्लिनॉइड, है ना। यूग्लिनॉइड जो ग्रुप है, इसका जो मेंबर है ये है यूग्लिना, ठीक है ना। यूग्लिना को हम लोग कहते हैं, इसके अंदर ये, अरे बहुत बढ़िया, यूग्लिना को हम लोग कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इसके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। तो यूग्लिना को हम लोग प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, ठीक है ना। तो नोट करेंगे, यूग्लिना इज
connecting link between euglena is connecting link between plant and euglena is connecting link between plant and animal because it have the characteristic of both because it have characteristic of both plant as well as animal. तो यूग्लिना क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना? नोट करेंगे, इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. It is unicellular organism found in mainly aquatic conditions. Unicellular organism found in mainly aquatic conditions and they are freshwater organism. अब देखो, जो लोग पुराने हैं उनको मैं प्रोटिस्टा के जनरल फीचर में बता चुका था. यूग्लिना के अंदर एक बड़ा सा फ्लैजिला पाया जाता है ना? फ्लैजिला हमेशा एक रूट जैसे स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट होता है. फ्लैजिला जिस रूट जैसे स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट होता है इसको हम लोग कहते हैं क्या? बेसल बॉडी. ठीक है, इसको आप बेसल बॉडी कहते हैं, है ना? कहीं कहीं आपको ब्लिफेरोप्लास्ट भी लिखा मिलेगा. ये हो गया हंटर के जैसा विपटेल फ्लैजिला, है ना? ये फ्लैजिला हो गया. ठीक है ना? इसके बाद इसके सबसे ऊपर का जो कवर होता है, ये कवर बाहर जो पाया जाता है, इस पे सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो एक कवर पाया जाता है. इस कवर को हम लोग कहते हैं पेलिकल. ठीक है ना? तो पेलिकल इसके ऊपर पाया जाता है. ठीक है ना? इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर यहां पर, ठीक है, इसके अंदर स्टार शेप क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. ये स्टार के शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. ये इसकी ब्यूटी होती है. ये क्लोरोप्लास्ट इसको फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है. इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है. ठीक है, इसी के अंदर की तरफ, है ना, यहां पर न्यूक्लियस पाई जाती है. ये इसकी न्यूक्लियस हो गई. चारों तरफ प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है. सो दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज क्लोरोप्लास्ट. और इसका शेप याद रखिएगा. ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखना. क्लोरोप्लास्ट कई बार इसका शेप पूछ जाता है, स्टार शेप. ठीक है, तो इसमें स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. इसके अंदर ये प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है ना? ये प्रोटोप्लाज्म होता है. तो प्रोटोप्लाज्म होता है, राइट. पेलिकल पाई जाती है. फिर इसी के साथ में दो और इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती हैं. इसके अंदर बॉडी के अपनी ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए, मतलब अपने अंदर का जो एनवायरमेंट होता है उसकी मोलरिटी मेंटेन करने के लिए या अंदर का कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए ये क्या करता है? जो एक्स्ट्रा और वेस्ट वाटर होता है, प्लस साथ में जो भी वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर बनते हैं, उन वेस्ट मटेरियल को इस तरह के ये स्टार शेप स्ट्रक्चर है, इसकी हेल्प से बाहर निकालता रहता है. और इनको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से, इनकी हेल्प से ये अपना ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करता है. प्लस साथ में यहां पर इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के साथ में एक और पॉइंट पाया जाता है जो इसको इस बात की इंश्योरिटी करता है, सेंसिटिविटी देता है ये कि लाइट है कि नहीं है. तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या? इसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं. और स्टिग्मा को आई स्पॉट भी कहा जाता है ना? इसे आई स्पॉट भी कहा जाता है. ठीक, तो ये इसके स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, नोट कर लो सब लोग. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना. जल्दी से नोट कीजिए. सर हो गया. हो गया? अच्छा, कुछ लोगों को पहले से नोट होगा. हो गया सर. अच्छा. डन.
सर अच्छा अच्छा, ठीक है। हेलो सर। हाँ, बाकी लोग कर लेंगे भाई, एक नए वाला भी कर लेंगे। एक तब तक क्वेश्चन कोई था सर। क्वेश्चन पूछना चाहता है पुराना वाला तो पूछ सकता है। हाँ बिल्कुल, तभी वही मैं कह रहा हूँ, टाइम को यूटिलाइज करो। पुराने लोगों का फरहीन नोट हो जाए तो बताना मेरे को, ठीक है ना? सर हो गया। फरहीन, इमा, ठीक है। अच्छा हो गया, अरे बहुत बढ़िया, सब बच्चे स्मार्ट हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट नोट कीजिए, चलिए नोट करिए। आप देखो मेरी, रुक जाओ खाफजिल, पहले नए लोगों को थोड़ा बता दूंगा, सब लोगों को, है ना? देखो इसमें खास बात क्या है, क्यों ये अपने की जो सेल है, देखो हर प्लांट सेल का एक फंडा है, ऐसी कोई दुनिया में प्लांट सेल नहीं होती जिसमें सेल वॉल ना पाई जाए। तो ये प्लांट सेल नहीं है। इसके बाहर कवर है पेलिकल प्रोटीन का बना हुआ एक कवर है, इसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये एक एनिमल सेल है, और दुनिया में कोई ऐसा एनिमल सेल नहीं जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाए। ये है तो एनिमल, लेकिन इसके अंदर फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी है, इसीलिए इसको हम प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। तो देखो अगर इसके न्यूट्रिशन में सबसे पिक्यूलियर जो चीज है वो है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी हेल्प से ये अपना फूड बना लेता है। तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से अपना फूड बना लेता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉफ। तो जब लाइट मौजूद होती है तो ये ऑटोट्रॉफ की तरह बिहेव करता है, मतलब अपने लिए खुद का फूड बना लेता है। लेकिन अगर ये ऐसी जगह में मौजूद है जहां पर लाइट की प्रेजेंस नहीं है, या फिर लंबे समय तक, कई दिनों तक सूरज नहीं निकला, बादल रहे, लाइट नहीं रही, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन में ये क्या करेगा, दूसरों से, मतलब जो छोटी छोटी चीजें होंगी उनको खा जाएगा। जो छोटे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे या छोटी छोटी चीजें होंगी, माइक्रो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको खा जाएगा। तो उनको खा करके अपना काम चलाएगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, अरे हेटेरोट्रॉफ भाई, हेटेरोट्रॉफ सर। हेटेरोट्रॉफ। तो जब लाइट होगी तो ये खाना बनाएगा, ऑटोट्रॉफ बनेगा, और जब लाइट नहीं होगी तो हेटेरोट्रॉफ रहेगा। इसीलिए इसमें दोनों तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है, मतलब लाइट होगी तो अपने लिए फूड बनाएगा, और लाइट नहीं होगी तो फूड नहीं बनाएगा। क्या मैसेज भाई, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, लेट मी चेक इट। अरे भाई बात मत करो, आपस में बात कर रहे हो, इधर फोकस हो, ठीक है? तो देखो जब लाइट होगी तो ये फूड बनाएगा, तो हम इसको ऑटोट्रॉफ बोलेंगे। जब लाइट नहीं होगी तो फूड नहीं बनाएगा, फूड को इनगल्फ कर जाएगा, तो हम इसे हेटेरोट्रॉफ बोलेंगे। तो ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, इसमें दोनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलेंगे मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लीज नोट करिए। यूग्लिना shows mixotropic mode of nutrition when light is present, they behave like autotroph. When light is present, they behave like autotroph. When light is present, they behave like autotroph and makes their own food. In absence of light, they eat a small organic molecule and behave as heterotroph नेक्स्ट नीचे नोट लिखेंगे, नोट। ये पूरी दुनिया में इस अर्थ में अपने आप में एक अकेला ऑर्गेनिज्म है, अपने टाइप का एक अकेला ऑर्गेनिज्म है। नोट करेंगे, दिस इज द ओनली एनिमल सेल, which is
autotrophic, which is autotrophic. ठीक है. Next, Yes, sir. contractile vacuole. Contractile vacuole work as excretory organ. Contractile vacuole work as excretory organ. They help in osmoregulation. They help in osmoregulation. बहुत पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. ठीक है, या पूछा जाता है इनमें से कौन कौन सा ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है. ठीक है, इसलिए छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान दीजिएगा. यही सब नीट के क्वेश्चन है और कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं. ठीक है. अच्छा, तो किसी को डाउट यहां तक हुआ? तो चलो मुझे बताओ आप, व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? प्लीज टेल मी. सर दे हेल्प इन, नए लोगों ने भी नहीं पूछा, पुराने लोगों ने. हाँ अब्दुल्ला The ionic change, sir, ionic change of water. हाँ, वेरी गुड राइट, सही है. तो Sir, प्लीज they मैं help आपसे in के पूछता बाद रहूंगा, ज्यादा. इसलिए आपको कोई भी बेसिक चीज भी है तो आप पूछते रहिएगा. ठीक है. नेक्स्ट. सर हाँ, सर वो कितना टेम्परेचर बेयर कर हाँ, मैं सकते हैं? कितना टेम्परेचर? कितना टेम्परेचर मतलब बेयर कर रेजिस्ट कर सकते हैं? ये जितने सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं मैथडी ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ही फ्लोरिश कर पाते हैं. 30 के ऊपर टेम्परेचर बढ़ते ही ये धीरे धीरे वेनिश होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो जितने भी यूनिसेलुलर एल्गी हैं, जितने भी यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टन्स हैं, दे फ्लोरिश इन द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ये इनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है. देयर रेंज ऑफ टेम्परेचर इज 25 to 35. और इसके नीचे टेम्परेचर आने पे फ्लोरिश नहीं कर पाते और ऊपर में भी फ्लोरिश नहीं कर पाते. ठीक है. ओके ओके, फिर से नेक्स्ट पॉइंट. स्टिग्मा और आई स्पॉट. स्टिग्मा और आई स्पॉट वर्क एज फोटो सेंसर. स्टिग्मा और आई स्पॉट work as photo sensor. It sense the presence of light. Sir, repeat. Stigma or eye spot work as photosensor. Stigma or eye spot work as photosensor. They sense light. They sense light and reaches at surface in daytime. They sense light and reaches at surface in daytime, comma, at the dark, they shuttle down. At the dark, they shuttle down. At the dark, they shuttle down in bottom of lakes. हाँ आमना, मैंने 25 to 35 ही बताया था, right? At the dark, they shuttle down the bottom of lake. Next point. Pellicle is found on animal cells. Pellicle is found on animal cells. It is made up of about 80% protein. It is made up of about 40% protein. Sir, 40%. Sorry, 80%. It is made up of about 80% protein. Sir, please repeat. 80% protein का मतलब होता है. Please repeat, sir. हाँ, note करो. Pellicle is found around animal cell. It is made up of about 80% protein. It is protective in nature. It is protective in nature.
फ्लैजिला हेल्प इन, नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लैजिला हेल्प इन लोकोमोशन, मतलब मूवमेंट में हेल्प करता है। फ्लैजिला हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन। वन लास्ट पॉइंट, they are known as plant animal, they are known as plant animal, they are known as plant animal। The plant कर लिया animal. सबने? हाँ, प्लांट एनिमल। सर ठीक है, हाँ जी 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 बताइए। इनके बॉडी को हम थैलाइड कह सकते हैं सर? ना 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 नहीं कह सकते नहीं। Thalite term, Kapsel, we use the thalite term for those bodies which are actually plant-like bodies, but there is no differentiation of tissues. And the second most important thing, there is no differentiation of stem, leaf, and root. ऐसा कोई प्लांट की बॉडी जिसमें टिश्यू को डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमस टिश्यू, बाकी एपिडर्मल टिश्यू, ऐसे टिश्यू का डिवीजन ऑफ लेबर ना हुआ हो, डिफरेंशिएशन ना हुआ हो। दूसरा, उनके अंदर लीफ, स्टेम और रूट को आप इजिली क्लियरली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इस तरह की प्लांट बॉडी को हम थैलॉइड कहते हैं। थैलाइड के लिए मल्टीसेलुलर बॉडी होना जरूरी होगा सर? हाँ बिल्कुल, मल्टीसेलुलर तो होना जरूरी है। हम सिंगल सेलुलर, यूनिसेलुलर को वैसे नहीं कहते थैलॉइड, है ना? ठीक है, क्लियर है ना सबको? अच्छा, पहले नए वाले बच्चे लोग बताओ सब लोग। अब्दुल्ला, फरहीन, सबका नाम ले रहा हूँ, ठीक है ना? और इमा और अफसेल तो अपना पुराना, अब्जुर, पद्मा, हुदा। जिसको जिसको ना समझ में आया हो प्लीज रेज योर हैंड और प्लीज मुझे मैसेज करिए, और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज आप मैसेज कीजिए यस। सर लास्ट पॉइंट रिपीट कर दो। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट, फ्लैजिला, ग्रेट अब्दुल्ला, ओके ग्रेट पद्मा। फ्लैजिला हेल्प इन, ओके फरीन, फ्लैजिला हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है, ओह ग्रेट, चलो सभी बच्चे लोगों को समझ में आ गया, ओके। तो अब आगे मूव करते हैं ना। दूसरा वाला मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो हमारा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज, नीचे लिख दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस। इनमें से 3 ऑप्शन प्रोटिस्टा के हैं और चौथा ऑप्शन डाल दिया किसी भी, या तो आपका मोनेरा का डाल दिया, या फिर चौथा जो ऑप्शन आप देखेंगे नीट में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसलिए आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाए आप याद करते जाइएगा। देखो मैं आपको बता दूं, जब बच्चा 12th पास कर जाता है तो वो 11th वाले सिलेबस पे उतनी ग्रिप नहीं बना पाता। जिन बच्चों का 11th का सिलेबस पहले से क्लियर होता है उन बच्चों की ग्रिप अच्छी बन जाती है। द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि 11th के सिलेबस जो है ना वो 60% है। अगर वॉल्यूम की बात की जाए 23 चैप्टर है आपको, 23 चैप्टर, लेकिन इससे आता कितना है, आता नीट में 40% ही है, ठीक है। 60% क्वेश्चन आपके 12 से ही आते हैं, ये बात तय है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जब भी कभी एक्स्ट्रा मैं पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा। 40% क्वेश्चन आपको यहीं से आएंगे। तो क्या होता है, लेकिन जो लेंदी है ना, ये 23 चैप्टर है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो 60% के बराबर में है, तो लोग उतना पेन नहीं लेना चाहते। तो अगर आप 11th में अभी पेन ले लोगे तो आपको बाद में पेन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एट द टाइम ऑफ द क्रैश कोर्स, व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू, आपको एक बार ही आप देखोगे, फिर से अपने नोट्स पढ़ोगे और आपको याद आ जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा हुआ था। इसलिए अभी बिल्कुल आप अपना 100% फोकस यहीं पे रखिए। किसी को कितनी भी बेसिक चीज आपको नहीं पता फ्लैजिला क्या है, भाई पूछो, खुल के पूछो, लेकिन एकदम बिल्कुल शर्म संकोच नहीं करना, डोंट हेजिटेट ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऊपर से नॉलेजेबल बन के पैदा नहीं होता। इफ यू डू नॉट नो एनी बेसिक थिंग, जस्ट क्लियर इट। अगर आप उसको क्लियर कर लेते हो, दैट इज द बेस्ट थिंग। लेकिन अगर आप उसको छुपा के रखते हो, आपको नहीं आता और आप पूछ भी नहीं हो, दैट इज द मोस्ट शेमफुल थिंग, ठीक है। ये सबसे ज्यादा खराब बात है ना। अच्छा मैं फ्रीज हो गया, हो गए, फ्रीज हो रहा हूं क्या मैं? अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मैत्री, थोड़ा सा दिक्कत है नेट पे लगता है आपके। आप देखो, तो दूसरा सेकंड वालों की हम लोग बात करते हैं। तो पहला वाला मैंने आपको बताया हुआ था। सर डाउट है, किसी को देखिए। अरे हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ।
अच्छा खापसेल, इसी खापसेल कोई डाउट होगा। पायरेनॉइड्स का फंक्शन, पायरेनॉइड्स ओके, खापसेल पायरेनॉइड्स क्या होते हैं ना, दे आर, अभी मैं एल्गी जब पढ़ाऊंगा ना तो बार बार पायरेनॉइड्स बता के तुम्हें पका दूंगा, टेंशन मत लो। पायरेनॉइड्स आर दोज बॉडीज विच हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, है ना, ये फूड स्टोरेज का फंक्शन करती हैं, ठीक है। मेनली ये एल्गी में पाई जाती हैं और जनरली क्लोरोप्लास्ट के अंदर एम्बेडेड होती है, मींस क्लोरोप्लास्ट के अंदर चिपकी हुई होती है, धसी हुई होती है, ठीक है। ओके खापसेल। दूसरे नंबर पर आते हैं, है ना, सेकंड वन, दूसरा वाला में डायनोफ्लैजिलेट्स है, ठीक है। हाँ हेलो। हाँ खापसेल मैं सुन रहा हूँ। हाँ बालक बोलो। वो फोटोसिंथेसिस करने के बाद फूड कैसे स्टोर होता है सर? जैसे बैक्टीरिया में साइनोबाइसिन ग्रेन्यूल के फॉर्म में स्टोर हुआ ना सर, हाँ उसी तरह यहाँ पर किस फॉर्म में स्टोर होगा सर? यहाँ पे मतलब यहाँ वहां पे क्या है ना, वहां पे भाई मेरे देखो क्लोरोफिल मौजूद था लेकिन क्लोरोप्लास्ट जैसी कोई बॉडी नहीं थी वहां पर, क्लोरोप्लास्ट जैसी कोई बॉडी नहीं थी, तो उसके अंदर क्या इकट्ठा होगा, वहां पे छोटे छोटे प्रोटोप्लाज्म के दाने टहल रहे हैं, ग्रेन्यूल्स टहल रहे हैं, क्योंकि वो अनडेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, तो जब डेवलपमेंट हुआ लाख साल बाद जाकर के यूकैरियोटिक सेल बनी, तो जब डेवलपमेंट हुआ खापसेल तो क्या हुआ, क्लोरोप्लास्ट जैसे स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स इकट्ठा हो गए, वो जो बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर इकट्ठा है मौजूद हैं, बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स जिनमें फूड इकट्ठा है, वो किसी में ऑयल के फॉर्म में इकट्ठा है, किसी में स्टार्च के फॉर्म में इकट्ठा है, उन बॉडीज को हम पायरेनॉइड्स बोलते हैं। आप ये भी तो देखो ना, वहां क्लोरोप्लास्ट भी तो नहीं थे बैक्टीरिया के अंदर, तो वहां प्रोटोप्लाज्म में फूड मौजूद है ना, ठीक है। अब आते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स में। डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है। अब देखो डायनोफ्लैजिलेट होते क्या है, डायनोफ्लैजिलेट और क्राइसोफाइट्स, है ना। डायनोफ्लैजिलेट होते कैसे हैं, ये डायनोफ्लैजिलेट छोटे छोटे, पहले हम डायनोफ्लैजिलेट्स को, डायटम्स को एल्गी में पढ़ा करते थे, लेकिन बाद में इनको एल्गी से निकाल के यहाँ पे रखा गया, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। इनकी सेल्स कुछ ऐसे होती है, बहुत ध्यान से समझना। देखो ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सर इसको प्लैंकटन कह सकते हैं? हाँ इसे प्लैंकटन कह सकते हैं, बिल्कुल इनको प्लैंकटन ही बोलेंगे आप, ठीक है। इन्हीं को और डायटम्स को ही फिशेस खाती हैं, ठीक है। इन्हें आप फाइटोप्लैंक्टन कह सकते हैं। और हम इनको जो अमीबा, ये पैरामीशियम वगैरह है ना, यूग्लिना वगैरह, इन्हें हम जू प्लैंक्टन कह सकते हैं, ठीक है। फाइटो मींस प्लांट की कैटेगरी वाले प्लैंक्टन, ठीक है। तो देखो इनके अंदर क्या होता है, इस तरह के कुछ रीजेस बनी होती हैं, ये दरारें होती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की रीजेस बनी होती हैं, ठीक। ये पूरी की पूरी एक ही बॉडी है, ये मत समझना कि अलग है, ठीक है। ये इस तरह की बॉडी है। तो ये जो इसके बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ का जो कवर है, ये बाहर की तरफ का कवर होता है, ये शील्ड की तरह दिखाई देता है, शील्ड की तरह समझ गए ना, ढाल की तरह दिखाई देता है। तो ये इसके लिए ऊपर जैसे कवर होता है, जैसे कछुए के ऊपर कवर होता है, तो कछुआ तो बहुत बड़ा होता है, उस तरह से शील्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है। उस शील्ड के ऊपर इस तरह प्लेटों की डिजाइन बनी होती है, जैसे मछली के ऊपर डिजाइन बनी होती है ना, फिश के ऊपर जैसे स्केल्स होती हैं, तो स्केल्स का अपना डिजाइन होता है, उस तरह से छोटी छोटी प्लेटों से मिल करके इसके ऊपर एक डिजाइन बनी होती है, और ये डिजाइन क्या करती है, इसको प्रोटेक्शन देती है ना। तो ये इस तरह की टफ ऊपर से, है ना। मैं बताता हूँ अभी किसकी बनी होती है, आपसे पूछना मत अभी, ठीक है। नहीं, ये एक तरह का एक्सोस्केलेटन कह सकते हैं सर इसे। यस बड़ी, इसको हम फाइटोस्केलेटन, इसको हम एक्सोस्केलेटन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है नहीं हार्मफुल नहीं होता, हमारे लिए हार्मफुल नहीं। देखो ये जो होता है, क्योंकि ये हार्मफुल इसलिए भी है ना, थीका और लॉरिका। ये थीका, ये जो लॉरिका होता है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। इट वर्क एज शील्ड, है ना, तो शील्ड की तरह फंक्शन करती है। अब देखो इसमें दो ग्रुप है ना, समझते जाओ पहले मेरी बात को, मैं सब बात नोट करवा दूंगा। इसके ऊपर क्या है, ठीक है। तो ये थीका या लॉरिका हो गई, इसके ऊपर मैं एक कवरिंग और बना देता हूं, हमारी जो कवरिंग हो गई। तो अब देखो क्या है दूसरा, ये अब देखो इसमें दो तरह के गड्ढे हैं, ग्रुप से, है ना। एक ग्रुप से वर्टिकल ग्रुप और एक ग्रुप है हॉरिजॉन्टल ग्रुप,
अब देखो इसके अंदर दो निकलते हैं फ्लैजिला, तो दो फ्लैजिला निकलते हैं, दोनों फ्लैजिला की लोकेशन अलग अलग होती है ना। तो ऐसे फ्लैजिला को क्या बोलते हैं, तो एक फ्लैजिला यहां से निकलेगा जो हॉरिजेंटल निकलता है, ठीक है ना, और दूसरा फ्लैजिला यहां से निकलता है इस वाले ग्रुप से, ये वर्टिकल होता है। तो इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं और दोनों फ्लैजिला अलग अलग लोकेशन से निकलते हैं, ठीक है, दे आर फ्लैजिला। तो ये फ्लैजिला क्या करते हैं, ये इनको हेल्प करते हैं, किसमें, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इस तरह से मूव करता है और ये इस तरह से मूव करता है, तो इसको रोटेट करने में, जो हॉरिजेंटल वाला है रोटेट करने में हेल्प करेगा, जो नीचे वाला वो ऐसे ऐसे मूव करता है तो ऊपर की तरफ पुश करेगा, इस तरह से ये मोशन करते हैं, राइट। तो फ्लैजिला इनके मोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जब फ्लैजिला दोनों अलग अलग टाइप के फ्लैजिला होते हैं उनको क्या कहते हैं, मैं बता चुका हूं, बताओ भाई। जब फ्लैजिला अलग अलग ट्रांसवर्स तरह के होते हैं फ्लैजिला क्या और कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। हाँ कहते क्या भैया, वो तो मैंने अभी भी बताया। हेटेरोकॉन्ट। तो क्या क्वेश्चन क्या है? हेटेरोकॉन्ट। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, हेट्रोकॉन्ट कहते हैं, ठीक है। तो इनमें फ्लैजिला जो होते हैं दे हैव हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला। देखो नोट कर लेंगे, जो लोग नए हैं नोट करेंगे। देखो जब दो अलग अलग टाइप के फ्लैजिला पाए जाए, चाहे दोनों की पोजीशन अलग हो, चाहे दोनों का शेप अलग हो, चाहे दोनों का साइज अलग हो, तो अलग अलग फ्लैजिला जब पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हेट्रोकॉन्ट, अलग अलग टाइप के फ्लैजिला। और अगर एक ही तरह के फ्लैजिला मौजूद होते तो उनको हम आइसोकॉन्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो गर्डर है, ये ग्रुप है, इस ग्रुप को, मतलब ये जो हॉरिजेंटल वाला ग्रुप है, इसको हम लोग बोलते हैं एनुलस। एनुलस, तो एनुलस हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल ग्रुप को। ये जो वर्टिकल ग्रुप है ना, जिससे ये वाला फ्लैजिला निकला, इसको बोलते हैं सल्कस। सल्कस, SULCUS, सल्कस मींस होता है वर्टिकल ग्रुप और एनुलस होता है इसका हॉरिजेंटल ग्रुप। तो आप प्लीज एनुलस और सर्कस को स्पेल कर दीजिए ना, ब्लर दिख रहा है वो। अच्छा ठीक है, हाँ, ANNULUS, एनुलस, ANNULUS, एनुलस। तो एनुलस हॉरिजेंटल ग्रुप हो गया और सल्कस है SULCUS, सल्कस। सल्कस इसका वर्टिकल ग्रुप हो गया, ठीक है, एनुलस और सल्कस। थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम। अब इसके बारे में नोट करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। अच्छा एक और बात बताऊंगा, अब देखो डायनोफ्लैजिलेट में दो डायनोफ्लैजिलेट के मेंबर हैं। ये बहुत बार एम्स में पूछे गए और ये बहुत बार किसमें पूछे गए, बहुत बार ये एम्स में पूछेगा और नंबर ऑफ टाइम्स ये नीट पे पूछे गए। एम्स नीट में कई बार इनसे क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है ना। तो अब देखो ये होते क्या है ना। तो मैं दो आपको नाम बताता हूं, ठीक। तो पहला जो इसका नेम है, नोट करेंगे, जिम्नेडियम गोनायोलैक्स। दिख रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है, जिम्नेडियम। सर नीचे वाला नहीं दिख रहा, गोनाय जो आपने लिखा है। मैं और बड़ा बड़ा रख देता हूं, इल्मा मत बोलियो, म्यूट हुआ। जिम्नोडियम और गोनायोलैक्स। जिम्नेडियम एंड गोनायोलैक्स दोनों डायनोफ्लैजिलेट से, नोट करेंगे। जिम्नेडियम दो अलग अलग हैं, जिम्नेडियम एंड गोनायोलैक्स, जिम्नेडियम एंड गोनायोलैक्स grow in large number. Gymnadium and goniolex grow in large number in the sea and make the water red and causes red tide. ये बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया, and causes red tide. क्वेश्चन ये पूछा गया, which of the following is responsible for red tide of water? What is? ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पानी लाल लाल दिखने लगता है, तो जो लहरें होती है उनका कलर रेड दिखाई देने लगता है क्योंकि सरफेस पे डे टाइम पे आ जाते हैं। तो जिम्नोडियम और गोनायोलैक्स दोनों क्या होते हैं, ये रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, they are also called
golden dinoflagellate, Goniolax is responsible for bioluminescence. क्या मतलब होता है इसका? Goniolax is responsible for bioluminescence. क्या होता है ये? ग्लोइंग। जल्दी जल्दी, ये भी क्वेश्चन एम्स में पूछा जा चुका है। ग्लोइंग सर, ग्लोइंग। वेरी गुड वेरी गुड। ग्लोइंग, ये क्या करते हैं कि रात के टाइम पे ग्लो करते हैं, तो पानी चमकता हुआ नजर आता है, ये ग्लो करते हैं, ठीक है। लाइट प्रोड्यूस करते हैं, बायोलॉजिकली ये लाइट तो बायोल्यूमिनेंस कॉज करते हैं, ठीक है ना, जिससे इनमें चमक पैदा होती है। तो नोट करेंगे, Goniolax is responsible for bioluminescence, that is obviously बहुत सुंदर होगा, that is they are light producing protistans. अब इनको तो देखना खैर मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप में से कभी किसी को मौका लगे तो जरूर देखना जाकर के ब्रायोफाइट्स। इतना खूबसूरत प्लांट आपने कभी देखा नहीं होगा, आई क्लेम। और ब्रायोफाइट्स इंडिया में नहीं, टेरिडोफाइटा उतने सुंदर नहीं होते। ब्रायोफाइट्स आर द डैम ब्यूटीफुल काइंड ऑफ द प्लांट। ब्रायोफाइट्स आप बिना टच किए बता नहीं सकते हैं ये वेलवेट के बने हुए हैं, ये प्लास्टिक के बने हुए हैं, या फिर सच में प्लांट है। यू कैन नॉट टेल देम। एंड देयर आर डार्क रेड, डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन, डार्क कलर, और इतने सुंदर दिखते हैं कि आप इमेजिन नहीं एक कर बार सकते। लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए। They produces light. Goniolax ना? They are responsible. Goniolax is responsible for bioluminescence. गोनियोलेक्स के ऊपर क्यों? Goniolax उसके ऊपर क्या लिखा? जी रुक ना यार, पहले मैं मेरा हो जाए। Gymnadium. हाँ, वो सर। Gymnodium. Goniolax is हाँ सर, आप responsible बोलिए for बोलिए। bioluminescence. चलो भाई, दादी को Goniolax is responsible for bioluminescence. That is please microphone off करो, please microphone off करो सब लोग। Goniolax is responsible for bioluminescence. That is they produces light, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, dinoflagellate have a tough protective covering. सर रिपीट Dinoflagellates have, सर रिपीट करिए एक बार। हाँ ठीक है नोट करो। Dinoflagellates have a tough covering around them which is protective. It is made up of, full stop, it is made up of plates of cellulose. It is made up of plates of cellulose having certain pattern. Full stop. This protective covering is called Theca or Lorica. Due to this covering, we called dinoflagellate as, due to this protective covering, we called dinoflagellates as armored dinoflagellate.
नेक्स्ट पॉइंट, सर आर्मर्ड क्यों? क्योंकि ये इसके शील्ड की तरह, जैसे कि आपने देखा होगा ना, जो पुराने टाइम पे जो वो होते थे, सोल्जर्स होते थे ना, तो एक आर्मर पहन के रखते थे, उस पे एक टफ सा आर्मर होता था और उस पे डिजाइन बनी हुई होती थी, वैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इनको आर्मर्ड डायनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं, है ना। जैसे ऊपर वाले ने इनके चारों तरफ एक आर्मर पहना के इनको भेज दिया हो, है ना, एक टफ कवरिंग प्रोटेक्टिव शील्ड पहना करके भेज दिया। सर कर्ण जैसा। कर्ड तो नहीं कह सकते यार, कछुआ जैसा होता ना, टर्टल, है ना, टर्टल जैसा, ठीक है। सर पद्मा, महाभारत में जो कर्ण है वैसा। हाँ वैसा, बिल्कुल बिल्कुल कर्ण के जैसा, एकदम सही बात है, कर्ण के जैसा। तो पद्मा रिपीट सेकंड पॉइंट। हाँ ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने ये बताया, सेकंड पॉइंट कौन सा, ये वाला प्रोटेक्टिव कवरिंग वाला, कौन सा पॉइंट रिपीट करना, पद्मा बताओ प्लीज। They are also called golden dino something. So that's अच्छा, they are also called golden dinoflagellates. हाँ, they are also called golden dinoflagellates as they look golden color, है ना, as they look of golden color. उसके बाद फिर मैंने बताया था, they have a protective covering made up of plates, made up of cellulose plates. It is called made up of cellulose plates. Cellulose plates. This covering is called theca. This covering is called theca or lorica. Theca or lorica. Full stop. As they are also known as armored dinoflagellates. They are also known as armored dinoflagellates because of this shield, because of the shield of lorica, because of the shield of lorica. Next point, vertical groove is known as, next point, vertical groove is known as sulcus, S-U-L-C-U-S. Vertical groove is known as sulcus. खापसेल पूछ रहा है, मोल्डिंग शो करती है, हाँ खापसेल मोल्डिंग शो करती है, ठीक है, समटाइम. Sulcus is vertical groove and annulus is horizontal groove. Annulus is horizontal groove. Next point. There are two flagella. There are two flagella from each groove. There are two flagella from each groove. Both originate in different direction. Both originate in different direction. That's why they are heterocont. That's why they are heterocont. Next point. They have large nucleus. Important point है. They have large nucleus, which is known as mesokaryon. भाई इनकी न्यूक्लियस को mesokaryon कहते हैं. They have large nucleus, which is known as mesokaryon. इनकी न्यूक्लियस को हम लोग mesokaryon कहते हैं, ठीक है ना.
इनकी लार्ज न्यूक्लियस को मीजोकैरियन कहा जाता है। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव क्लोरोफिल ए एंड सी फॉर फोटोसिंथेसिस। They have chlorophyll A and chlorophyll C for photosynthesis. Next point. Food Sir, wait. reserve is, हाँ क्या क्या कोई पूछ रहा था? I said wait, sir. हाँ अच्छा ओके। ठीक, Yes, sir. Carry on. अच्छा ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, सबने नोट कर लिया ना? किसी का छूटा तो नहीं? बता देना अगर किसी को छूट जाए। सर सर Next सर अरे खापसेल क्वेश्चन आपको छूट गया हो तभी पूछना भी खापसेल, नहीं छूट गया क्वेश्चन का भी मौका दूंगा। छूट गया हाँ क्या छूटा बताओ? आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी, तुम मैसेज करो दो। That's why they are known as heterocont. That's why they are known as heterocont flagella. ठीक है, ठीक। अब देखो, नेक्स्ट में लिखवा रहा था, न्यूक्लियस में लिखवा चुका आपको। ठीक है, नोट करेंगे। द रिजर्व फूड इज स्टार्च एंड ऑयल। रिजर्व फूड इज स्टार्च एंड ऑयल। Next point. Asexual reproduction takes place through cell division. Asexual reproduction takes place through cell division. And Yes, sir. sexual reproduction is also found. Excuse me, sir. Sexual reproduction. Please your point. हाँ क्या क्या कौन सा? Kindly repeat the asexual reproduction is take place. ठीक है, ओके। asexual reproduction takes place through cell division. Sexual reproduction is also found, which takes place, sexual reproduction found, which takes place through fusion of gamete. सर कौन सा गैमेट, एक बार रिपीट कर दीजिए। थ्रू फ्यूजन ऑफ गैमेट। फ्यूजन मतलब फ्यूज कर जाने से, गैमेटिक फ्यूजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो फाउंड व्हिच टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ गैमेट। फ्यूजन एक्सटर्नल होता है सर? हाँ एक्सटर्नल होता है। ठीक है, अब देखो, एक डायनोफ्लैजिलेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मेरी बात को समझना। एक डायनोफ्लैजिलेट है, उसका नाम है गोनायोलैक्स कॉन्टिनेला। गोनायोलैक्स कॉन्टिनेला। ठीक है, ये जो होता है ये पॉइजनस होता है। तो क्या होता है, इसको खाती है शेलफिश। शेलफिश, लेकिन शेलफिश को नहीं मारता है, ये शेलफिश के लिए पॉइजनस नहीं होता है। इसको जब ऐसी शेलफिश, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जिसको खाती है शेलफिश, तो शेलफिश जो होता है, शेलफिश के लिए पॉइजनस नहीं होता है। इन शेलफिश को जब ह्यूमन खा लेते हैं तो ह्यूमन जो होते हैं वो मर जाते हैं, उनको डिजीज हो जाती है। ठीक है, ब्रेन की डिजीज हो जाती है। इनसे जो एक पॉइजन निकलता है, उस पॉइजनस कंटेंट को बोलते हैं सैक्सीटॉक्सिन। ठीक है, नोट करो, सैक्सीटॉक्सिन। बहुत बार पूछा गया कि सैक्सीटॉक्सिन क्या करता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। ठीक है, किससे निकलता है, गोनायोलैक्स कैंटिनेला से निकलता है। ठीक है, किसके अंदर पाया जाता है, शेलफिश के अंदर पाया जाता है। नोट करेंगे, गोनायोलैक्स
कंटेनेला, CONTENELLA। गोनायोलैक्स बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, नंबर ऑफ द टाइम इन नंबर ऑफ एग्जाम, जिपमर में, एम्स में, नीट में, सभी में पूछा जा चुका है। गोनायोलैक्स कंटेनेला इज ए, सर वो ब्लर दिख रहा है, गोनायोलैक क्या है सर, वो स्पेलिंग बताइए। मैं स्पेल कर देता हूँ। हाँ हाँ, GONYOLAX, GONYOLAX, गोनायोलैक्स। सॉरी, कैटेनेला, सॉरी, CATENELLA, Gonalox catenella is poisonous dinoflagellate eaten by shellfish, it do not kill, ये पॉइजनस यही होता है, गोनायोलैक्स कैटेनेला, it do not kill shellfish, ओके फुल स्टॉप। अरे यही भाई पॉइजनस है, गोनायोलैक्स कैटेनेला ये पॉइजनस है, ये शेलफिश में जाता है, लेकिन शेलफिश के लिए पॉइजन नहीं, पॉइजन हमारे लिए है। तो इस गोनायोलैक्स कैटेनेला को शेलफिश खाती रहती हैं, तो इनके शरीर में गोनायोलैक्स इकट्ठा होता रहता है। गोनायोलैक्स खुद में एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन पैदा करता है ना, न्यूरोटॉक्सिन जो नर्वस सिस्टम को, ठीक है, अफेक्ट करने वाला टॉक्सिन हो, ठीक है ना। तो गोनायोलैक्स कैटेनेला, ठीक है, इट इज ईटन बाय शेलफिश, इट डू नॉट किल शेलफिश, but harms the consumer, sir. It do not kill shellfish. It produces a poison. इस poison का नाम भी बहुत बार पूछा गया। It produces a poison called saxitoxin. It produces a poison. कौन? गोनायोलैक्स। It produces a toxin called saxitoxin. Full stop. When human consume them, these fish, when human consume this fish, become ill and may die. This is known as, मतलब ये बीमारी को क्या बोलते हैं? This is known as paralytic shellfish poisoning, इस बीमारी को बोलते हैं। It is known as paralytic shellfish poisoning, PSP. It is known as paralytic, shellfish, SHELL, shellfish. It is known as paralytic shellfish poisoning. That is PSP. तो देखो इसमें पॉइजनस क्या हुआ, गोनायोलैक्स के मौजूद होने से वो जो शेलफिश था वो पॉइजनिंग हो गया। लोग शेलफिश को खाते हैं, है ना, सी फूड जो लोग खाते हैं वो लोग शेलफिश खाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि उन शेलफिश में ऐसी शेलफिश जिन्होंने गोनायोलैक्स को कैटेनेला को खा रखा होगा, उनके अंदर एक टॉक्सिन इकट्ठा हो जाता है। किसकी वजह से? गोनायोलैक्स की वजह से। उस टॉक्सिन का नाम क्या है? सेक्सीटॉक्सिन। सेक्सीटॉक्सिन क्या है? एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन। जब ह्यूमन ऐसी कंटामिनेटेड शेलफिश को खाएंगे तो उनका नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा, उनके अंदर एक बीमारी हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी, एंड वी कॉल दैट डिजीज पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग, PSP। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? कोई डाउट? हाँ, टाइम हो गया है। हाँ टाइम हो गया, और इवन चैप्टर भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो देखो हमने यहाँ पर, मैंने आपको 2 फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट पढ़ाए, ठीक है। पहला वाला मैंने आपको पढ़ाया, कौन सा?
यूग्लिनॉइड। दूसरा वाला मैंने आपको पढ़ा दिया ये डाइनोफ्लैजिलेट, इसमें एक और पढ़ाना है क्राइसोफाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये चैप्टर और ये किंगडम ओवर हो जाएगा, ठीक। अभी अब आप बताओ भाई, नए बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए पहले। टर्म्स ऑफ दिस वन नीट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया? पद्मा, मुस्कान, अबूजर, कोस्टोल, सब लोग को समझ में आ गया? ठीक है, गुड गुड गुड। अच्छा, ऑस्मो रेगुलेशन होता है खाप सेल, इससे होता है ना, इसमें ऑस्मो रेगुलेशन, इसके अंदर एक वैक्यूल पाई जाती है, लेकिन वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती इसके अंदर। ओके, ठीक, तो होप सबको समझ में आ गया, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं, ठीक है। फरहीन, ईमा, सब लोग समझ गए ना? यस सर। सभी लोग रिस्पॉन्ड करो, अगर किसी को नहीं समझ में आए तो भी बताओ, ठीक है। गुड गुड गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया, ओके, ठीक है ना? और अगर इनकेस किसी को कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे आप बता देगा, या नेक्स्ट क्लास में अगर आपको लगे कि आपको कुछ नहीं समझ में आया, आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है ना? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सी यू गाइस, वेलकम वेलकम कॉस्डोल, वेलकम, ओके, टाटा, बाय बाय बाय, खापसेल बाय बाय, वेलकम वेलकम बेटा, वेलकम मैत्री, बाय सर, थैंक यू सर, बाय बाय, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वेलकम पद्मा, वेलकम बेटा, वेलकम।